इजराइल पर अगले 48 घंटे में मिसाइल अटैक हो सकता है। यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार की सुबह इसका टेस्ट किया, जिसके बाद कहा जा रहा है अगला एक हफ्ता इजराइल के लिए बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। दरअसल टेस्ट के दौरान यमन के हूती विद्रोहियों को यह पता चल गया कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनकी मिसाइल को ट्रैक कर पाने में फेल रहा है। मिसाइल लॉन्च होती है और बढ़ जाती है इजराइल की तरफ। और फिर इजराइल से आए वीडियो देखिए। इन तस्वीरों में इजराइल का खौफ है, इजराइल डरा हुआ है। ये सायरन की आवाज नहीं, लग रहा है कि इजराइल में जैसे कोई चिल्ला रहा हो, बचाओ बचाओ। क्योंकि इजराइल पर हुआ है एक ऐसा हमला जिसने इजराइल की तमाम सुरक्षा की गारंटी को फेल साबित कर दिया है। इजराइल की फौलादी दीवार में क्रैक आ चुके हैं। इजराइल की मिसाइल रोकने वाली ताकत पूरी तरह ढह चुकी है। और इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन में अगर कोई है तो वो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू। क्योंकि यमन से हुए हमले पर इजराइल का मिसाइल डिफेंस 100% फेल हो गया। इजराइल को बचाने वाला अमेरिका इस हमले को नहीं रोक पाया। इससे पहले इजराइल की तरफ जाने वाले ड्रोन और मिसाइलों को गिराने वाले 3 अरब देश सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र भी पूरी तरह फेल हो गए। इजराइल पर यमन की तरफ से हुए मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरें देखिए। रविवार तड़के 6:30 बजे इजराइल में सायरन बजने लगे और फिर सड़कों और हाईवे पर ये हाल देखा गया। लोग बचने के लिए ऐसे छुप रहे थे। तेल अवीव से लेकर मोदीन शहर, ये 40 किलोमीटर का दायरा ऐसा था जहां इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंपैक्ट पॉइंट का अंदाजा लगाया। इंपैक्ट पॉइंट यानी वो जगह जहां मिसाइल गिरने की संभावना थी। और फिर मिसाइल गिरी कफार डैनियल में। ये जगह इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर है। नफ़ज़त अल-क़ुव्वत अस-सारूख़िय्या फ़ी अल-क़ुव्वत अल-मुसल्लहत अल-यमनिय्या बिअौन अल्लाह तआला अमलियतन अस्करियतन नौइय्या استهدفت من خلالها هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة وقد نفذت العملية। यमन के हूती विद्रोहियों का दावा है कि मिसाइल ने 2040 किलोमीटर का सफर 11 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया। ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल थी, यानी इसकी रफ्तार थी 1 सेकंड में 3 किलोमीटर। यमन से लॉन्च होने के बाद ये ऐसी ट्रेजेक्ट्री में इसराइल की तरफ बढ़ी तो लाल सागर के ऊपर से जाकर अपने टारगेट तक पहुंची। यमन से लॉन्च होने के बाद ये ऐसी ट्रेजेक्ट्री में इसराइल की तरफ बढ़ी तो लाल सागर के ऊपर से जाकर अपने टारगेट तक पहुंची। इस दौरान लाल सागर में अमेरिकी जंगी जहाज के एंटी मिसाइल सिस्टम इसे नहीं रोक पाए। सऊदी अरब और मिस्र भी देखते रह गए और आखिर में जॉर्डन के अलावा इजराइल भी इस मिसाइल को रोकने में नाकाम साबित हुआ। אנחנו במערכה רב-זירתית מול ציר הרשע של איראן שחותר להשמדתנו. הבוקר החות'ים שיגרו טיל קרקע מתימן לשטחנו. הם כבר היו צריכים לדעת שאנחנו גובים מחיר כבד על כל ניסיון לפגוע בנו. מי שזקוק לתזכורת בעניין זה מוזמן לבקר בנמל חודדה. כל מי שתוקף אותנו לא יחמוק מנחת זרוענו. इजराइल अब मिसाइल के टुकड़े तलाश रहा है, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। वही मिसाइल जिसे वो ट्रैक तो कर पाया लेकिन मार नहीं पाया। ये इजराइल के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। यमन की मिसाइल के कुछ टुकड़े रेलवे स्टेशन के एस्केलेटर पर भी मिले थे। तब यहाँ कोई नहीं था, इसलिए घायल कोई नहीं हुआ, लेकिन होता तो क्या होता। इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल को अब अपने एयर डिफेंस की मरम्मत करने की जरूरत है, क्योंकि वो यमन के हमले में पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। रिपोर्ट है कि इजराइल ने यमन की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए 20 एयर डिफेंस मिसाइल दागी। आसमान में धुएं की ये सफेद लकीरें इजराइल की नाकामी साबित कर रही हैं। इजराइल के सिक्योरिटी एक्सपर्ट योसी मेलमन ने कहा है कि यमन की मिसाइल ने इजराइल के पूरे एयर डिफेंस को भेद डाला। इस हमले में इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। इस हमले में इजराइल का डेविड स्लिंग सिस्टम फेल हो गया। इस हमले में इजराइल का वर्ल्ड फेमस आयरन डोम भी फेल साबित हुआ है।
इजराइल ने जिस दीवार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, जो दीवार उसने अपने आसमान के चारों तरफ तैयार की थी, उसे यमन की एक मिसाइल ने चकनाचूर कर दिया है। यमन का दावा है कि उसने ऐसी जगह को टारगेट बनाया जिसकी वजह से करीब 25 लाख इजरायली लोगों को शेल्टर में फौरन भागने की जरूरत पड़ी। إن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وجاءت تتويجا لجهود أبطال القوة الصاروخية الذين بذلوا جهودا جبارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع العدو الصهيوني وتنجح في الوصول إلى أهدافها। ऐसे कई मिसाइल हैं जिन्हें यमन के हूती विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे हैं। इन सभी पर ईरान की छाप लगी हुई है। इस बात से तो ईरान भी इंकार नहीं करता, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन। हूती विद्रोहियों के पास बहुत से ऐसे हथियार हैं जो उसे ईरान के जरिए ही मिले हैं। यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन इजराइल का दूसरा बड़ा खौफ है। इजराइल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है। इन हथियारों के साथ यमन के हूती विद्रोहियों की सबसे बड़ी डिमांड है कि वे इजराइल गाजा पर बमबारी बंद करें। जब तक ऐसा नहीं होगा, वो इजराइल पर हमले करते रहेगा। पश्चिम एशिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से यमन के हूती अब तक इजराइल के 80 जहाजों को टारगेट कर चुके हैं। यमन के हमले ने युद्ध के दायरे को 10 गुना बढ़ा दिया है। पश्चिम एशिया से अमेरिका की जमीन तक इस हमले की धमक सुनाई दे रही है। सबसे बड़े खतरे की घंटी अब संयुक्त राष्ट्र में भी लगातार बज रही है। To Gaza as the war continues to inflict unspeakable suffering on hundreds of thousands and has extended its destabilizing effects across the broader region. These destabilizing effects, Mr. President, have also affected Yemen negatively. Ansar Allah has continued attacks on vessels in the Red Sea, threatening regional stability and international maritime security. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इजराइल में यमन की तरफ से हमलों के बीच नेतन्याहू को अब अपने तेल के कुओं की चिंता सता रही है, क्योंकि यहाँ पर हमला रोकना आसान नहीं होगा। डर है कि यमन के हूती अब इजराइल के तेल के कुओं और गैस फील्ड पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। भूमध्य सागर में इजराइल के कई तेल और गैस के भंडार हैं और यहाँ उसके ऑयल रिग्स पर ड्रोन अटैक किया जा सकता है। यही यमन की ड्रोन फोर्स का नया टारगेट बन सकते हैं। इन पर हमलों को रोक पाना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। ऑयल रिग्स पर हमले का मतलब है कि इजराइल की एनर्जी इंडस्ट्री की तबाही। भूमध्य सागर में इजराइल की तमार, लेवियथन और करीज गैस फील्ड है। यहाँ इजराइल हर साल 21 अरब क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करता है। इस गैस फील्ड से मिस्र और जॉर्डन को भी गैस की सप्लाई की जाती है। 19 जुलाई को जब तेल अवीव में आधी रात 3 बजे हमला हुआ था, तब धमाका बहुत बड़ा था। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। सड़कों पर लोग बदहवास हालत में नजर आए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जबकि 10 लोग जख्मी हुए थे। तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन से हुए इस धमाके ने इजराइल को बुरी तरह हिला कर रख दिया। लोग सड़कों पर निकल आए, सायरन बजने लगे। आखिर इजराइल की राजधानी में दुश्मन का याफा नाम का ड्रोन कैसे घुस गया? कैसे इजराइल का सबसे मजबूत किला आग के शोलों से चकनाचूर हो गया? याफा ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये ईरान से मिले ड्रोन की नकल है। इसका असली नाम समद 3 है। इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है। अब इस ड्रोन का रूट देखिए, जिसने इजराइल को चौंका दिया। ये ड्रोन लाल सागर के ऊपर से होते हुए स्वेज नहर के ऊपर से गुजरा। नीचे अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप देखते रह गए। कोई इस ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया। इसके बाद ये ड्रोन भूमध्य सागर की तरफ से इजराइल में घुसा। इजराइल के बड़े बड़े रडार इस ड्रोन को नहीं ट्रैक कर पाए और फिर तेल अवीव में इस ड्रोन ने अपने टारगेट पर बड़ा धमाका किया। 2000 किलोमीटर की रेंज वाले ड्रोन का मतलब है कि यमन के हूती विद्रोही इजराइल को आसानी से निशाना बना सकते हैं, चाहे वो उसके शहरी इलाके हों, चाहे वो उसके ऑयल रिग्स हों या फिर इजराइल के बंदरगाह। इजराइल पर हमास के हमले के 11 महीने पूरे हो चुके हैं। गाजा पर इजराइल के ऑपरेशन के भी 11 महीने पूरे हो गए हैं। 11 महीनों की तबाही का दौर ऐसा चला है कि युद्ध का एपिसेंटर अब गाजा से निकलकर इजराइल और लेबनान बॉर्डर के साथ साथ यमन और लाल सागर में पहुंच गया है।
מי שזקוק לתזכורת בעניין זה, מוזמן לבקר בנמל חודדה. כל מי שתוקף אותנו לא יחמוק מנחת זרוענו. החמאס כבר לומד זאת בפעולתנו הנחושה, שתביא להשמדתו ולשחרור כל חטופינו. नेतन्याहू हूती विद्रोहियों को जिस हुदैदा पोर्ट पर हमले की याद दिला रहे हैं, उसकी तस्वीरें देख लीजिए। 20 जुलाई को यही वो हमला था जब इजराइल के फाइटर जेट्स ने यमन के तेल डिपो पर बम गिराए थे और फिर लगा कि जैसे पूरा हुदैदा बंदरगाह जलने लगा। यमन को भी पता लग गया है कि हूती विद्रोहियों के हमले के बाद जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया है, उससे युद्ध गजा के खंडरों से निकलकर अब उसकी जमीन पर पहुंच गया है। على العدو الإسرائيلي أن يتوقع المزيد من الضربات والعمليات النوعية القادمة، ونحن على أعتاب الذكرى الأولى لعملية 7 من أكتوبر المباركة، منها الرد على عدوانه الإجرامي على مدينة الحديدة ومواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم। इसमें कोई शक नहीं है कि यमन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और यमन की पब्लिक इस गुस्से का इजहार भी कर रही है। गजा को लेकर फैले आक्रोश में अब यमन सीधा इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुका है। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कई हमले किए, लेकिन 15 सितंबर का हमला ज्यादा खतरनाक है। इसमें यमन की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस को चीर डाला है और अब इजराइल महसूस कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म होती जा रही है। इजराइल के एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क नाकाम साबित हो रहे हैं। खतरा अब इजराइल के तेल के कुओं पर मंडराने लगा है।